Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to compare the Rigvedic society and later Vedic society. इस वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के समाज को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने जो है वो ऋग्वैदिक सोसाइटी को पूरा पढ़ लिया है और मैंने जब बताया था उस समय, पिछले आप जो वीडियोस देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो ऋग्वैदिक सोसाइटी है उसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। पूरे समाज के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने चर्चा कर ली है। तो मैंने उस समय कहा भी था कि पहले चाहे हम राजनीति पढ़ेंगे, चाहे पॉलिटी पढ़ेंगे वैदिक सोसाइटी की, या इकोनॉमी पढ़ेंगे, या सोसाइटी पढ़ेंगे, या रिलीजन पढ़ेंगे, तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पहले ऋग्वैदिक पीरियड को। ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में सब कुछ जान लेंगे और फिर उसके बाद एक बार जान लेंगे तो कंपेयर करते चलेंगे। लेटर वैदिक पीरियड के सोसाइटी को या पॉलिटी को या इकोनॉमी को हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ऋग्वैदिक खत्म करेंगे और उसके बाद लेटर वैदिक जब पढ़ने जाएंगे तो कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, ताकि हम समझ लें कि कहां कहां निरंतरता है और कहां कहां डिफरेंस आ रहा है। तो हमें करना क्या था? हमने ऋग्वैदिक सोसाइटी को हमने क्या किया था, देख लिया था पूरा, यानी कि 1500 टू 1000 बीसी के सोसाइटी को हमने देख लिया था। 1500 टू 1000 बीसी के सोसाइटी को। और अब हमें देखना है क्या? लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। और ये जो टाइम पीरियड है ये है 1000 टू 600 बीसी का, 1000 से 600 ईसा पूर्व का। देखिए टोटल जो वैदिक पीरियड का टाइम है वो 1500 से 600 का समय है। तो ये पूरा हमने ऋग्वैदिक पीरियड को हमने खत्म कर लिया है। पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, सारे लेक्चर मिलेंगे। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी को हमने बहुत डिटेल में खत्म किया है। ठीक है, और उसके बाद अब हम आ रहे हैं, पिछले 2 वीडियो में हमने खत्म किया है और यहां पर अब हमें पढ़ना है लेटर वैदिक पीरियड। तो मैंने कहा था कि एक बार हम इसको जान जाएंगे फिर इससे कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात अब हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी सी द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? हमारा था फर्स्ट पॉइंट फैमिली। ठीक है, हमने फैमिली पे बात की थी। तो ऋग्वैदिक फैमिली पे जब बात की थी तो हमने बताया था कि ऋग्वैदिक फैमिली किस तरह की थी भाई। तो ऋग्वैदिक फैमिली जो थी, एक तो है यहां पर 2 बातें देखने को मिली। एक तो यहां पे ज्वाइंट परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, और दूसरा पैट्रियार्कल है। देखिए फैमिली कैसी है भाई? संयुक्त है, ज्वाइंट है और पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक परिवार है। यहां हमने क्या बताया था? यहां हमने बताया था कि सेवरल जनरेशन लिव्ड अंडर द सेम रूफ। यहां कई पीढ़ियां एक साथ रह रही है, 4-5 पीढ़ियां एक साथ रह रही है। ठीक है, तो अब यही चीज यहां आकर क्या हो जा रहा है, बाकी डिटेल तो मैं यहां खाली नहीं बता रहा हूं कि फैमिली के बारे में सारा डिटेल मैंने वहां बताया हुआ था। तो यहां बस इतना बताया था कि पितृसत्तात्मक समाज है। पिता जो है वो डिसीजन लेता है, या सबसे बड़ा घर का जो पुरुष सदस्य है वो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। ठीक है, और ज्वाइंट है। और एक बात और है ज्वाइंट में, ये भी मैं बता ही देता हूं मैं, यहां फादर साइड और मदर साइड। ठीक है, पितृपक्ष
और मातृपक्ष दोनों तरफ के लोग यहां एक साथ रह रहे हैं एक ही छत के नीचे, और यहां 4-4, 5-5 पीढ़ियां रह रही है। ठीक है, 4 से 5 पीढ़ियां, 4 to 5 जनरेशन। यहां क्या है देखिए, तो यहां भी अगर आप देखेंगे फैमिली में, यहां अगर हम देखें तो यहां भी अगर देखें तो पैट्रियार्कल सोसाइटी कंटिन्यू है, पैट्रियार्कल है तो ये तो कंटिन्यूटी में है। ठीक है, पैट्रियार्कल कंटिन्यूटी में है, जो मैंने यहां कहा था। पितृसत्तात्मक यहां भी है। ठीक है, यहां भी क्या है, पिता डिसीजन लेता है। यहां भी था कि जरूरत पड़ने पर कड़े डिसीजन ले सकता है, यहां भी है कि सेम चीज चला रहा है, जरूरत पड़ने पर अपने पुत्रों को भी के खिलाफ भी ये डिसीजन ले सकता है और उन्हें इवन घर छोड़ने के लिए भी कह सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, यहां भी है यहां भी है। ठीक है, उसके अलावा जो ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र है, उसको सबसे ज्यादा यहां पे राइट मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि पैट्रियार्कल है तो पैट्रियार्कल में यही होगा। उसके बाद क्या होता है, पहली बात तो यह है कि पैट्रियार्कल जो है ये कंटिन्यू है। अंतर कहां आया है, अंतर देखिए, ये ज्वाइंट फैमिली यहां भी है, फैमिली यहां भी देखिए, फैमिली जो है मैं जरा फैमिली यहां पे लिख देता हूं, फैमिली जो है, ठीक है, एक तो मैंने बताया कि पैट्रियार्कल ये कंटिन्यू है। यहां पे जो है अंतर कहां पे आया है, जो ज्वाइंट परिवार है अभी भी ज्वाइंट है, ये भी कंटिन्यूटी में है, ज्वाइंट ये भी है, लेकिन क्या अंतर आएगा, अंतर ये आएगा कि अब जो है यहां 4-4 पीढ़ियां अगर रह रही हैं, यहां 4 to 5 जनरेशन। ठीक है, तो यहां घट जाएंगे, ये अंतर है। क्या कैसे होगा, यहां 2-3 जनरेशन मिलेगा। ठीक है, और इसका रीजन भी है क्योंकि अब जो है फादर साइड मदर साइड, ठीक है ना, ये अब अलग हो गए हैं, ये अब सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, अब एक साथ नहीं रह रहे। ठीक है, समझ गए, सेपरेट हो गए। फादर साइड मदर साइड ऐसे भी कर लीजिए इसको, ये जो है ना, ये जो है ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, तो ये अब सेपरेशन हो गया, सेपरेट। ठीक है, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये पहला अंतर आपको देखने के लिए मिला। फैमिली ऋग्वैदिक समाज में, ऋग्वैदिक सोसाइटी में, पूर्व वैदिक काल में 4 से 5 जनरेशन यहां रह रहे हैं, यहां जनरेशन घट जा रहा है, 2 to 3 जनरेशन है। ज्वाइंट फैमिली यहां भी है, ज्वाइंट फैमिली यहां भी है। ठीक है, तो ये तो चल रहा है। पैट्रियार्कल यहां भी है, पैट्रियार्कल यहां भी है, हाँ, पितृसत्तात्मक यहां भी है। ज्येष्ठ पुत्र को, यानी कि जो सबसे बड़ा घर का लड़का होगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा हर चीज में। यहां ज्वाइंट में फादर साइड के और मदर साइड के एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, यहां ये जो है टुगेदर एक साथ है, लेकिन यहां फिर क्या हो गया, यहां हो गया कि पीढ़ियां भी घट गई और फादर साइड और मदर साइड अब सेपरेट रहने लगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था पे। इसे मैं मिटाता हूं। चलिए, अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, वर्ण व्यवस्था। ओह, यहां पे मैंने मिटा दिया। ऋग्वैदिक 1500 to 1000 BC और यहां लेटर वैदिक 1000 to
हाँ, तो दूसरा पॉइंट हमें देखना था वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जो हमने यहां पर देखा था, ठीक है, तो हमने बताया था कि 10वें मंडल में, हाँ 10वें मंडल में, 10th मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें 3 सूक्त है, मैंने कुछ बताया था, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। हाँ, तो इसमें हम केवल पुरुष सूक्त की बात करेंगे। तो 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, ठीक है, पुरुष सूक्त, और यहां पर क्या है, 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में किसकी चर्चा है, एक विराट पुरुष है, ठीक है, और उस विराट पुरुष के बारे में कहा गया कि 4 वर्णों की चर्चा की गई है, और 4 वर्ण में ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर शूद्र। ठीक है, ये चर्चा है। 4 वर्ण, चतुर्वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्णा सिस्टम है, यानी जो ये वर्णा सिस्टम है ऋग्वेद में चतुर्वर्ण, 4 वर्ण, ऐसे भी आपको दिखाई दे रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, 4 वर्ण चतुर्वर्ण सिस्टम है यहां पर। ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर है, ये पुरुष सूक्त में कहा तो गया है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, मंडल लिख दिया मैंने, मंडल, ठीक है, 10वें मंडल में, ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है, मैंने बताया था। ठीक है, ये मंडल क्या है, अलग अलग किताबें हैं, ठीक है, अलग अलग किताबें हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, जिसमें 10वां सबसे ज्यादा नवीनतम है। 2 से 7वां मंडल जो है वो ओल्डेस्ट है, प्राचीनतम है। तो ये ध्यान रखना है, सारा मैं डिटेल बता चुका हूं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त ही नहीं है, नदी सूक्त भी है, विवाह सूक्त भी है, लेकिन हम सिर्फ पुरुष सूक्त की चर्चा यहां कर रहे हैं। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यहां पर जो है वर्ण जो है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये बेस्ड ऑन वर्क, यानी कर्म मूलक है, कर्म मूलक, ये पहले मैं बता चुका हूं, कर्म मूलक है, काम के आधार पर है। ठीक है, अगर एक ब्राह्मण का बेटा, इफ द सन ऑफ ए ब्राह्मण इज ए राइटर देन और ए पोएट, देन हिज वर्ण इज डिफरेंट। ठीक है, अगर एक ब्राह्मण का बेटा है और अगर वो पोएट है और उससे अर्निंग कर रहा है, तो ब्राह्मण अपना पुरोहित वाला या पूजा करा के या टीचिंग करके काम कर रहा है, खर्च अपना निकाल रहा है या पैसा कमा रहा है, तो उसका वर्ण अलग हो गया, बेटे का वर्ण अलग हो गया। ये दिया भी है ऋग्वेद में एक जगह कि एक व्यक्ति कह रहा है, आई एम ए पोएट, माई फादर इज ए फिजिशियन, माई मदर इज ए ग्राइंडर, मेरे पिता एक चिकित्सक हैं, मैं कवि हूं, मेरी माता जो है वो आटा पीसती है, तीनों जो है अलग अलग अर्न करते हैं लेकिन एक ही घर में साथ में रहते हैं। यानी कि ये कर्म मूलक है, कर्म के अनुसार वर्ण है, और इसीलिए यहां पर जाति व्यवस्था एस्टैब्लिश नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन यही चीज जब यहां पे आएगा तो यहां का जो वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण, तो चतुर्वर्ण सिस्टम यहां भी है, यही होंगे चतुर्वर्ण। ठीक है, चतुर्वर्ण सिस्टम यहां भी रहेगा, ठीक है ना, वर्ण चतुर्वर्ण सिस्टम यहां भी है। ठीक है, यहां भी ब्राह्मण है, ठीक है, यहां भी
यहां वैश्य है और यहां शूद्र है, शूद्र है। ठीक है, अब यहां क्या है, चतुर्वर्ण तो यहां भी है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 4 वर्ण यहां भी है, चतुर्वर्ण दिखाई दे रहा है आपको। तो 4 वर्ण सिस्टम तो कंटिन्यूटी में है, लेकिन अब ये वर्ण सिस्टम जो है क्या हो गया, बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म मूलक, ठीक है ना। यानी कि अब मतलब नहीं है कि आप काम से आपका वर्ण निर्धारित होगा। आप भले आप एक पोएट हैं, एक कवि हैं, और आप अगर ब्राह्मण के बेटे हैं तो आप ब्राह्मण ही कहे जाएंगे, ठीक है ना। आप अगर व्यापार कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो फिर आप वैश्य ही कहे जाएंगे, भले आप ब्राह्मण के बेटे हो। यानी अब सब कुछ निर्धारण जो होगा वो जन्म से होगा, कर्म से नहीं होगा। आज जो व्यवस्था है, अगर मैं वैसे अगर ऋग्वेद के हिसाब से देखा जाए, मैंने बताया भी था, तो मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से मैं ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण का काम क्या था, टीचिंग का काम था, ठीक है। लेकिन आज की स्थिति में हमारा बिल्कुल कास्ट अलग हो गया, क्योंकि ये जन्म से है अब हमारा। हाँ, हमारा अब जन्म से ये कास्ट निर्धारित हो गया। तो अब यहां पर जैसे ही जन्म मूलक चीजें आएंगी और वर्ण व्यवस्था में बर्थ के आधार पर चीजें आने लगेंगी, तो यहां पर अब कास्ट सिस्टम जो है ना, ये एस्टैब्लिश हो गया, कास्ट सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। यानी कि यहां कास्ट सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं है यहां, क्योंकि ये कर्म मूलक है। लेकिन जैसे ही ये जन्म मूलक हुआ, बेस्ड ऑन बर्थ हुआ, तो ये कास्ट सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा देखिए यहां पर अब ये 3 जो हैं, इनके उपनयन संस्कार भी होंगे, ठीक है। इनको कहा जाएगा द्विज, ठीक है, इनको कहा जाएगा द्विज। द्विज, इनको कहा जाएगा, सबको, इन तीनों को कहा जाएगा द्विज। द्विज क्यों कहा जाएगा अभी मैं बता रहा हूं, मैं हिंदी में लिख देता हूं द्विज, आप इसे लिख सकते हैं अंग्रेजी में द्विज, जैसे भी लिख लें। इसलिए कि द्विज का मतलब होता है सेकेंड बर्थ, हाँ, दूसरा जन्म, सेकेंड बर्थ। और सेकेंड बर्थ क्यों, क्योंकि इनका, इन तीनों का जो है ना उपनयन संस्कार हो रहा है। हाँ, यहां क्या हो गया, अब उपनयन संस्कार जो है 3 ही कास्ट के लिए है, बट शूद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ द उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार आप समझते होंगे, सेक्रेड थ्रेड रिचुअल है हिंदुओं में, ठीक है ना, आज भी है। जनेऊ जिसको बोलते हैं, उसको यज्ञोपवीत भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस वर्णा was deprived of the secret thread ritual, यज्ञोपवीत यानी कि उपनयन संस्कार। अब जो उपनयन संस्कार हो रहा है, तो उपनयन संस्कार में देखिए इनका उपनयन होगा, मैं लिख देता हूं उपनयन, उपनयन। अब उपनयन में देखिए, थोड़ा मैं और ऊपर लिखता हूं ताकि देखिए, उपनयन, उपनयन किसका किसका, चूंकि उपनयन हो रहा है, उपनयन से इनको द्विज कहा जा रहा है, दूसरा बर्थ कहा जाता है, ठीक है ना, जिनका यज्ञोपवीत होता है। हाँ, सेक्रेड थ्रेड रिचुअल आज भी होता है, जनेऊ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए उपनयन संस्कार जो हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, देखिए कौन कौन से हैं इसमें।
यहां पे बी से मैं ब्राह्मण लिख रहा हूं, ठीक है ना, बी से ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद के से क्षत्रिय, के एच लिख देता हूं। उसके बाद वैश्य, पूरा ही लिख देता हूं वैश्य। यहां पे ब्राह्मण, ब्राह्मण, और ये क्षत्रिय। इन तीनों का होगा उपनयन, ठीक है, इसका नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए उपनयन जो होगा सबकी होगा क्या कि यहां वर्ण व्यवस्था तो आ गया, लेकिन वर्ण व्यवस्था में अभी मैंने जो बताया कि ये मैं लिख भी देता हूं कि अब यहां पर सोशल, रिलीजियस, कल्चरल इनइक्वलिटीज देखने को मिल रही है। क्यों क्यों मिल रही है, ध्यान दीजिएगा। यहां मैं लिख देता हूं, ये जो है एक तो ये भी होगा, और यहां मैं लिख देता हूं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, तो इस वर्ण में आपको यहां लिखता हूं, देखिए सोशल, रिलीजियस, यहां पे स्पेस नहीं बच रहा है, कहीं और लिखता हूं मैं, ठीक है, अभी लिखता हूं मैं, देखिए सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, हाँ एंड अदर्स, एक तरह के यहां मैं इनइक्वलिटीज लिखता हूं। तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो है दिखने लगा, यहां ये चीजें नहीं दिख रही है क्योंकि ये कर्म मूलक है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये चीज हो रहा है जन्म मूलक हो गया, अब सोशल, रिलीजियस, कल्चरल इनइक्वलिटीज यहां पे दिखने लगेगी। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेद आपको यहां पे दिखने लगेगा चारों वर्णों में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये देखिए, हाँ इसको ध्यान से आप लिख लीजिएगा, ये चारों वर्णों की बात है। यहां पर वर्ण व्यवस्था में सोशल, रिलीजियस, कल्चरल इनइक्वलिटीज एंड अन्य दूसरे तरह के लिए आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य विभेद, हाँ असमानताएं आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। क्यों मिलेगी, अब यहीं पे देख लीजिए ऐसा क्यों है, ये उपनयन से आपको पता चल जाएगा। कैसे, देखिए अब ब्राह्मण का ही जो है ना, तो उम्र अलग अलग है। ब्राह्मण के उपनयन का जो उम्र है 8 ईयर्स है, ठीक है, 11 ईयर्स इसका है और 12 ईयर्स इसका है, देखिए यहीं पे दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यज्ञोपवीत का यानी कि सीक्रेट थ्रेड रिचुअल यानी उपनयन, उपनयन को इन्वेस्टिचर भी बोलते हैं, इन्वेस्टिचर आगे समय पढ़िएगा वहां भी आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टिचर मैं यहां लिख भी देता हूं, इन्वेस्टिचर, इन्वेस्टिचर, ठीक है, इन्वेस्टिचर उपनयन, ठीक है ना, उपनयन यानी इन्वेस्टिचर, इसी को, ठीक है, यही है उपनयन यानी कि इन्वेस्टिचर, ठीक है। तो इन्वेस्टिचर उपनयन, अब यहां पर 8 साल, 11 साल, 12 साल है। दूसरा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, मौसम भी, उपनयन के समय भी अलग अलग है। समय का मतलब ऋतु में, इसका होगा स्प्रिंग में, बसंत में, इसका हो रहा है समर में, ग्रीष्म में, और इसका होगा विंटर में। यहां भी अंतर है, ठीक है, यहां भी अंतर है।
उसके बाद देखिए इनका जो मंत्र होगा, अलग अलग मंत्र पढ़े जाएंगे। यहां पे गायत्री मंत्र पढ़ा जाएगा ब्राह्मणों के लिए। गायत्री मंत्र कहां पे है? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है, ध्यान रखिए। 3rd मंडल में है ऋग्वेद के, ठीक है ना। और डेडिकेटेड टू सावित्री, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी था। यहां त्रिष्टुप मंत्र कहा जाता है, त्रिष्टुप ये मंत्र है, ध्यान रखिएगा। मैं जहां बोल रहा हूं गायत्री मंत्र, त्रिष्टुप मंत्र और जगती मंत्र, ठीक है, जगती मंत्र यहां पढ़ा जाएगा। यानी मंत्र भी तीनों के लिए अलग अलग पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धागे भी अलग अलग हैं। इसका धागा यार्ड यानी सूत कहा जाएगा हिंदी में, मैं लिख देता हूं सूत, ठीक है। इसका जो होगा सन, फ्लैक्स, सन, ठीक है। और इसका ऊल, ऊन। तो ये देखिए, ठीक है, कैसे अंतर आ गया देख लीजिए। ये है देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं तीनों का हो रहा है उपनयन संस्कार, ठीक है ना। इन्वेस्टिचर, अब इन्वेस्टिचर इन्हीं का हो रहा है। अब सब में अंतर क्या है? 8 साल में इसका हो रहा है, 11 साल में इसका और 12 साल में वैश्य का, ठीक है। ब्राह्मण का 8 साल में, क्षत्रिय का 11 साल में, वैश्य का 12 साल में, अलग अलग समय पे हो रहा है। ब्राह्मण का जो होगा उपनयन संस्कार, उसके लिए बसंत ऋतु, स्प्रिंग, क्षत्रिय का समर में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य का शरद ऋतु यानी कि विंटर में, ठीक है। वैसे ही मंत्र अलग अलग पढ़े जाएंगे। ब्राह्मण के लिए जो मंत्र होगा गायत्री होगा, क्षत्रिय के लिए जो होगा त्रिष्टुप होगा, और वैश्य के लिए जो होगा जगती होगा। आपको मैं बताऊं, शूद्र को गायत्री मंत्र की मनाही थी, वैसे भी मनाही होगी क्योंकि उपनयन संस्कार ही इनका नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ब्राह्मण धागा इस्तेमाल करेगा उसके लिए यार्न यानी कि सूत, यज्ञोपवीत के लिए, जनेऊ के लिए, क्षत्रिय के लिए फ्लैक्स, सन, और वैश्य के लिए ऊन होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारा चीज आप ध्यान रखिए। 8 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, स्प्रिंग, समर, विंटर, गायत्री मंत्र, त्रिष्टुप मंत्र, जगती मंत्र, और ये सूत, सन, ऊन, ये हो गया। इसके अलावा और भी भेद कैसे मिलेगा, हाँ, मैं ये मिटाता हूं फिर बताता हूं, ये मिटा रहा हूं फिर बता रहा हूं। और इनइक्वालिटीज कैसे? द्विज कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड बर्थ कहा जाता है, यज्ञोपवीत के बाद, उपनयन संस्कार के बाद सेकंड बर्थ होता है, इसीलिए इनको द्विज कहा जा रहा है। शूद्र को द्विज नहीं कहा जाता। इसलिए अगर 4 ऑप्शन में आ जाए, ये चारों ऑप्शन हो और पूछे इसमें से कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको द्विज नहीं कहा जाता था, तो आपका आंसर शूद्र हो जाएगा, ठीक है। द्विज इन्हीं तीनों को कहा जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यही द्विज है तीनों, ठीक है, यही तीनों द्विज है। अब जो है इनका कहा जाता है कि इनके लिए ध्यान दीजिएगा, सबके लिए जो ग्रेव यार्ड बनेगा यानी दफनाने की जो जगह होगी वो भी अलग अलग होगी, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं इन चारों के लिए, यहां मैं मिटा रहा हूं इसको। डिफरेंस और कहां कहां आएगा? अब ये चारों के लिए है, हाँ, अब ये चारों के लिए है। अगर चारों के लिए देखें तो इन चारों के कहां कहां डिफरेंस आएगा? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, इनके लिए सेपरेट ग्रेवयार्ड लिख देता हूं मैं। सेपरेट ग्रेवयार्ड पहला पॉइंट, सेपरेट ग्रेव यार्ड।
और दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं सेपरेट वर्ड। इनके लिए अलग अलग शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है, कैसे? बुलाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे ब्राह्मण के लिए बड़ी इज्जत से, रेस्पेक्ट से कहा जाएगा आइए, ठीक है। क्षत्रिय के लिए इसमें भी थोड़ा रेस्पेक्ट है, आओ नॉर्मली। वैश्य के लिए कहा जाएगा जल्दी आओ, ठीक है। शूद्र के लिए कहा जाएगा दौड़ के आओ। क्योंकि देखिए जो स्थितियां हैं, सबसे बेहतरीन पोजीशन में ब्राह्मण है, ये दोनों बेहतरीन पोजीशन में है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये तो टैक्स पेयर सिर्फ यही है और इसी के टैक्स से ये ऐश कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो सबसे अच्छे पोजीशन में ब्राह्मण है, क्योंकि यही पूजा पाठ सब चीज कराता है और दान भी इनको देना पड़ता है, क्षत्रिय इनको दान देते हैं। और ये कैसे होता है? ये वैश्य ही टैक्स दे रहे हैं, हाँ, क्षत्रिय को, और क्षत्रिय उसमें से दान दे रहे हैं ब्राह्मण को। तो सबसे ऊंचा पोजीशन ब्राह्मण का रखा गया, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र तो हैं वो सर्व करने के लिए इन तीनों कास्ट को। तो उसी के हिसाब से, जिस हिसाब से समाज में, सोसाइटी में इनको दर्जा मिला हुआ है, हाँ, उसी हिसाब से इनको ट्रीट भी किया जा रहा है। जैसे शब्द अलग अलग, सेपरेट वर्ड कैसे हैं? सेपरेट वर्ड ब्राह्मण के लिए कहा गया आइए, रेस्पेक्ट से। क्षत्रिय के लिए कहा गया आओ, ठीक है। वैश्य के लिए कहा गया जल्दी आओ, और शूद्र के लिए दौड़ के आओ, ठीक है। तो ये इस तरह से है। और ग्रेवयार्ड, दफनाने की जो जगह है, उसमें भी टीले जो बने होते थे, माउंड कहा जाता था, जो जहां जहां टीले बने होंगे दफनाने वाले, सेपरेट ग्रेवयार्ड वो बना होगा, ठीक है। तो वो अलग अलग होगा। तो ये सारा आपको इनइक्वलिटीज कहां कहां दिखेगा? एक तो इनइक्वलिटीज आपको यहां दिख रहा है जो मैंने बता दिया। दूसरा इनइक्वलिटीज सोशल, रिलीजियस, कल्चरल इनइक्वलिटीज कहां कहां? अब देखिए यहां रिलीजियस इनइक्वलिटी है, हाँ, उपनयन संस्कार में आपको अंतर दिख रहा है। वैश्य का तो होता ही नहीं है उपनयन संस्कार, तीनों का हो रहा है, इन्हीं तीनों का हो रहा है। तो इसलिए ये सोशल इनइक्वलिटीज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है, इसको मिटा के मैं बताता हूं, इसको मिटाता हूं फिर बताता हूं। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए। इसी में अगर देखें, नीचे मैं बताता हूं, इसी में क्योंकि वर्ण की बात चल रही है, तो यहीं पे वर्ण में ही एक दूसरा पॉइंट आप देख लें। वर्ण में ही गोत्र की बात होगी, गोत्र। तो ऋग्वेद में गोत्र जो है ना, मात्र एक वर्ड है। अगर आए कि सबसे पहले गोत्र वर्ड का इस्तेमाल कहां हुआ, तो ऋग्वेद में, ठीक है ना। अब यहां पे मतलब क्या था? यहां क्या मतलब था? गोत्र का मतलब काउ पेन कहें, हाँ, या कैटल पेन कहें। काउ पेन जनरली गौशाला। तो गौशाला का मतलब जहां सामूहिक रूप से गाय या पशुधन, ठीक है, कैटल मवेशी, हाँ, इसको कैटल पेन भी कहा गया, ठीक है। ये था गौशाला या काउ पेन, जो भी कह लें, इंग्लिश में काउ पेन और हिंदी में गौशाला। तो इसका सिंपल मतलब था, ठीक है। कैटल पेन भी आप कह सकते हैं, हाँ। गौशाला में गाय रखे जाते थे, जहां पशुधन रखा जाता था, गाय या पशुधन। पशुधन में कैटल होता था, मवेशी, हाँ, और भी हो जाएगा जिस तरह के भैंस वैंस, वो बैल, वो सब पशुधन हो जाएंगे, बकरी, भेड़। तो जहां पशुधन रखा जाता है सामूहिक रूप से, यानी मान लीजिए एक जन है, और जन जो है वो, अगर उनके पास जितने भी जन हैं एक कबीले के अंदर, और उनके पास जो भी मवेशी हैं, तो सामूहिक रूप से यहां पे रख दिया जाएगा। तो ऋग्वेद में इसका मतलब यही था। लेकिन जब आप यहां पर आएंगे, ठीक है, ऋग्वेद में गोत्र का मतलब ये है, ठीक है, काउ पेन या गौशाला। अब यहां पर जब आप आएंगे, तो यहां पर मैं इसे भी मिटाता हूं ताकि स्पेस बन जाए पूरा। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था में यहां आकर कास्ट सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि अब ये जन्म मूलक हो गया, यहां पे कर्म मूलक है ऋग्वेदिक में, लेटर वैदिक में जन्म मूलक हो गया। अब देखिए
हम गोत्र की बात कर रहे थे, ठीक है। काउ पेन का मतलब गौशाला, गोत्र का मतलब एक वर्ड था ऋग्वैदिक पीरियड में गोत्र, और जिसका मतलब था काउ पेन। तो पहली बार गोत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ ऋग्वेद में। लेकिन यहां आके अब एक कहा जाएगा, यहां गोत्र का मतलब क्या है? अब यहां गोत्र का मतलब जो हो जाएगा descent from एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, यानी एक पुरुष से अगर कोई पीढ़ी जो आगे चल रही है उसका जो जनरेशन होगा वो एक गोत्र में रहेगा। हाँ ठीक है ना। descent फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर यानी कि एक ही एंसेस्टर कोई पूर्वज है, हाँ, और उस कोई व्यक्ति है, हाँ, और उससे आगे की जितनी भी पीढ़ियां चल रही हैं तो उस व्यक्ति के नाम से, जिसे पूर्वज कहा जाएगा, एंसेस्टर कहा जाएगा, तो उसी के नाम से वो गोत्र है। जैसे कि मैं बताऊं कि दो व्यक्ति हैं, ए है और एक बी है, ठीक है। अब ए की पीढ़ियां बढ़ रही हैं, ठीक है, ये ए हो गया, और ए में ऐसे कोई पीढ़ी है 1 2 3 4, ये व्यक्ति हैं, हाँ 1 2 3 4 मैंने अंकों में लिख दिया, तो ये पीढ़ी है, ठीक है। इनकी सब संतानें हैं, हाँ, और यही पीढ़ी सब आगे बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5, इन्हीं के, ये जो है इनके एंसेस्टर हो गए, ये जो है इनके एंसेस्टर, फिर इनके बच्चे हो जाएंगे, तो सबके एंसेस्टर तो यही हैं, ए ही हैं, फिर उनके भी बच्चे हो जाएंगे, तो सबके एंसेस्टर ए है, तो एक पुरुष हो गया, ठीक है, यही एंसेस्टर हो गया, और इनसे जितनी पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी वो इनका हो गया, वो एक गोत्र हो गया। फिर अगर इनमें ए और बी में कोई रिश्ता नहीं है, देखिए ए और बी में कोई रिश्ता नहीं है, तो इनकी इसी तरह से पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। कैसे? मैं लिखता हूं 6 7 8 9, ठीक है। अब बी के बच्चे ये, फिर इनके बच्चे होंगे, फिर इनके बच्चे होंगे, तो इनके लिए कॉमन एंसेस्टर ये हो गए, हाँ, इनसे ये पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं, और ए और बी में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, हाँ, कोई रिश्ता नहीं रहा, तो फिर कहा जाएगा कि इनका गोत्र अलग और इनका गोत्र अलग, ठीक है ना, ये सेपरेट गोत्र के हो गए, समझ गए। डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, 1 2 3 4, और इनके आगे की पीढ़ियों के लिए कॉमन एंसेस्टर कौन हो गया? ए हो गए। फिर 6 7 8 9, ये 4 व्यक्ति अगर हो गए, इनके आगे की भी पीढ़ियां चलेंगी, फिर इनका कॉमन एंसेस्टर कौन हो गया? बी हो गया। अब ए और बी में अगर कोई रिश्ता नहीं है तो दोनों का गोत्र अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों का गोत्र अलग अलग है तो कहते हैं कि उस समय मैरिज वॉज नॉट परमिसिबल इन द सेम गोत्र, इन द सेम गोत्र, ठीक है। एक ही गोत्र में अब मैरिज नहीं हो सकता, आज भी नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कि इनका गोत्र अलग, इन सब का गोत्र अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके पूर्वज ये हैं, इनके पूर्वज ये हैं, ठीक है। तो अब जो है ये अलग अलग गोत्र के हो गए, तो ये अगर लड़का है और ये अगर लड़की है तो इन दोनों का शादी संभव है, ये मैरिज संभव है। लेकिन अगर यही ये पीढ़ियां आगे बढ़ रही है, इसी पीढ़ी में से 2 जनों की शादी कराने की बात हो, या इस सेम पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है इसमें से 2 जनों की शादी कराने की बात हो, तो फिर यहां पे आगे की पीढ़ी में आपस में शादी नहीं हो सकती, यहां भी आगे की पीढ़ी में आगे शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी पीढ़ियां चलेंगी उनका एंसेस्टर ये होंगे, हाँ, उनके एंसेस्टर ये होंगे, और ये एक ही गोत्र में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बात तो डेसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, और दूसरी बात आप लिख ले यहां पर कि मैं ऐसे लिख देता हूं इसको मिटाकर कि एक तो ये हो गया, और मैरिज was not
allowed in the same गोत्र। ठीक है, मैरिज जो था ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैरिज सेम गोत्र में अलाउड नहीं था। आज भी हम लोगों के यहां यही बातें होती हैं, अगर नियम कानून से चला जाए तो। अदरवाइज अब तो बहुत सारी चीजें बदलने लगी। हाँ, जो लोग ट्रेडिशन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आज भी ज्यादातर लोग इन चीजों को, गोत्र के सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा कंडीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो तीसरा पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है, कंडीशन ऑफ वुमेन। तो हमने जब पढ़ा था ऋग वैदिक पीरियड में कंडीशन ऑफ वुमेन को देखा था, तो यहां जो है वुमेन हमने देखा था, वुमेन, यहां वुमेन जो है वो बेस्ट कंडीशन में, यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां जो महिलाएं हैं, आप समझिएगा, सारा चीज मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, ये इसमें बहुत सारी चीजें लिखनी है, तो बाकी मैं यहां लिखूंगा जो यहां लिखने वाली होगी बात। तो यहां पर जो है ऋग्वेद में आपको पता है कि महिलाएं सभा समिति यानी असेंबलीज जो थी वहां पे पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, वार में पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है ना, इवन यज्ञ में भी बैठेंगी। यहां पर यज्ञ कोई होता है तो उसमें महिलाएं बैठेंगी। ठीक है, यहां पे ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर जो महिलाओं की स्थिति है बेस्ट कंडीशन है, लेकिन यहां पर जब आएगा ना तो पोजीशन हालांकि यहां भी अच्छा रहेगा, लेकिन पहले की तुलना में कंपैरेटिवली जो है ये डाउन होगा। ठीक है ना, तो यहां का जो पोजीशन है अगर देखें तो कंडीशन जो होगा महिलाओं का, कंपैरेटिव अगर कंडीशन देखें तो ये थोड़ा डाउन होगा। कंपैरेटिव स्टडी एकदम डाउन नहीं होगा, हां बेस्ट कंडीशन में नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली यहां पर थोड़ी सी स्थिति बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां महिलाएं जो हैं, जो उस समय की असेंबलीज होती थी, सभा समिति, हाँ, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। यहां पर अब क्या होगा देखिए, सभा, हाँ, वुमेन। अब यहां की जो महिला है सभा में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, समिति में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वार में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यहां सब कुछ था, सभा में भी पार्टिसिपेट करती थी, समिति में भी, वॉर में भी, युद्ध में भी। तो अब देखिए कंडीशन थोड़ा पहले से खराब हुआ। ठीक है, यहां सर्वश्रेष्ठ कंडीशन में, बेस्ट कंडीशन में। ठीक है, अब आइए, इवन यज्ञ में भी कहा जाता है कि यहां पर यज्ञ में पार्टिसिपेट करती थी। यहां यज्ञ में, यजना जिसको बोलते हैं, हाँ, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे अगर देखें तो प्रॉपर्टी का, मैं ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूं, सभा समिति वार यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पे नहीं होगा। ठीक है, सभा समिति वार यहां पार्टिसिपेट कर रही है, मैंने करेक्ट कर दिया, यहां नहीं कर रही। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी, यहां पे प्रॉपर्टी राइट है, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ फादर, यानी कि पैतृक संपत्ति में इसका राइट है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया भी था, अपाला एक थी, स्कॉलर थी, विदुषी थी, जिन्होंने मैरिज नहीं किया था, तो उस स्थिति में इनका प्रॉपर्टी में राइट बनेगा। लेकिन अब यहां आते आते प्रॉपर्टी राइट
खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए बेटर कंडीशन में क्यों नहीं है महिला यहां पर, ये तो एक बात हो गई। देखिए सबसे बड़ी बात, ऐतरेय ब्राह्मण है, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, तो ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो बॉय है, लड़का है, हाँ, उसे देखा गया है प्रोटेक्टर के रूप में, रक्षक के रूप में। बॉय जो है ये प्रोटेक्टर है, और जो गर्ल है, महिला जो है या लड़की जो है, हाँ, ये क्या है, दुखों का कारण बताया गया है, रीजन फॉर सॉरोज। दुखों का कारण बताया गया लड़कियों को, हाँ, गर्ल्स वर द रीजन फॉर सॉरोज, दुखों का कारण कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो इससे आपको पता चलता है कि ये ब्राह्मणा क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट है, तो आपको ये पता चलता है कि यहां और यहां के महिला की कंडीशन में, यहां कुछ मामलों में ठीक है, उतनी स्थिति खराब नहीं हुई है, लेकिन फिर भी गिरावट आई है। ठीक है ना, तो अब देखिए आगे, इसमें और भी चीजें हैं। मैत्रायणी संहिता है ऐतरेय ब्राह्मण के अलावा, मैत्रायणी संहिता देखिएगा, मैत्रायणी संहिता लिखते हैं, मैत्रायणी संहिता। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो महिला या गर्ल है, ठीक है ना, गर्ल है या महिला है, ये इक्वल टू है, बराबर है, किसके, शराब के, ठीक है, सुरा के, जुआ के बराबर, यानी बुराई बताया गया है यहां पर, ठीक है ना, बुराई बताया गया है। गैम्बलिंग, लीकर, ठीक है ना, शराब, सुरा, लीकर, ये जो है ना, जुआ, ये शराब और लीकर का मतलब शराब, तो जुआ और शराब और महिलाएं लगभग बराबर है, ये कहा गया है। तो इससे आपको पता चलता है कि इसके कंपैरेटिवली महिलाओं की स्थिति में गिरावट है यहां पर। ठीक है, और भी चीजें बताता हूं इसको मिटाकर, इतना तो हो गया, इतना नोट कर लीजिए। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा गिरावट की अगर बात करें तो यहां पर चाइल्ड मैरिज नहीं है, लेकिन अब यहां पर चाइल्ड मैरिज आ गया। यहां पर मैंने बताया था 16 से 17 साल एटलीस्ट उम्र होती थी शादी की, यहां पर चाइल्ड मैरिज अब आ गया, यानी लड़कियों की शादी अब कम उम्र में कर दी जा रही है। तो नेचुरली अगर चाइल्ड मैरिज है तो गिरावट आ रही है। ठीक है, उसके अलावा मेल आर पोलीगेमस, यहां पर मेल जो है पोलीगेमस है, यानी मेल्स आर अलाउड टू हैव मोर देन वन वाइफ। इसको मैं वैसे भी अगर देखें
तो पॉलीगेमस का मतलब मेल और पॉलीगेमस का मतलब बहुपत्नित्व यहां पे आ गया। तो ये भी अब गिरावट आ रही है, हालांकि यहां पर नहीं है, यहां पर है भी, तो जो बड़े घराने के बड़े लोग हैं उसमें कुछ परसेंटेज, कम परसेंटेज में है यहां पर, लेकिन वैसा प्रचलन में नहीं है। यहां पर अब प्रचलन में आ चुका, तो गिरावट शो कर रहा है, ठीक है ना, गिरावट शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अच्छी बातें हैं कुछ, ठीक है, अच्छी बातें कुछ हैं, तो अच्छी बातों में सती, ठीक है, ये ऐसे सती, उसके अलावा पर्दा प्रथा और तलाक यानी कि डाइवोर्स, तो ये यहां भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ये यहां भी नहीं था, ये यहां भी नहीं, ठीक है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, एक बात और है, यहां उपनयन यानी कि इन्वेस्टिचर, उपनयन, इन्वेस्टिचर, ठीक है, उपनयन संस्कार, सेक्रेड थ्रेड रिचुअल, यज्ञोपवीत, ये यहां पर है, यहां पर मैं लिख देता हूं उपनयन, ये नहीं है यहां पर है, यहां पर नहीं है, यानी कि गिरावट आई। अगर देखिए सवाल, अगर आपको ये तो है ही, ऑब्जेक्टिव में अगर आपको करना हो तो ये कर सकते हैं, डिफरेंस करना हो तो ये कर सकते हैं, और अगर आ जाए कि गिरावट को दर्शाता है, ऋग वैदिक, अगर क्वेश्चन लिखने के लिए भी आ जाए कि ऋग वैदिक पीरियड जो है, सॉरी लेटर वैदिक पीरियड जो है, हाँ, वो महिलाओं के की दशा में गिरावट को दर्शाता है, कैसे, तो फिर आप तुलना करते हुए लिख देंगे, ठीक है। कुछ अच्छी बातें हैं, हाँ, गिरावट तो है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पोजीशन में है, बेस्ट कंडीशन में तो नहीं है। जैसे सती जैसी चीजें, कुरीतियां अभी भी नहीं है, पर्दा अभी भी नहीं है, डाइवोर्स, तलाक जैसी चीजें अभी भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक वो है बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है, आप समझिएगा, बृहदारण्यका उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यका उपनिषद है, ठीक है। यहां पर गार्गी और याज्ञवल्क्य, गार्गी वर्सेस याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं और गार्गी जो है एक विदुषी महिला है, ठीक है ना, विदुषी महिला है। तो कहा जाता है कि इन दोनों में डायलॉग हो रहा है, ठीक है, सुनिएगा, इन दोनों में डायलॉग हो रहा है, एक शास्त्रार्थ हो रहा है, वार्तालाप चल रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये याज्ञवल्क्य की बातों का सही सही जवाब देने लगती हैं, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि चुप हो जाओ, कीप साइलेंट, नहीं तो मैं सर फोड़ दूंगा, ठीक है। ये हावी होने लगती है इन पे, तो ये कहते हैं इनसे, गार्गी से, कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और ये कहां पे इसकी चर्चा है, बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद ये है, ठीक है ना। यहां पे अब इससे दो बातें निकल के आती है। पहली बात तो ये निकल के आती है कि महिलाओं का तो एजुकेशन है, विदुषी महिलाएं यहां भी है, यहां भी है, देखिए
ये विदुषी महिला है, स्कॉलर है, तो एजुकेशन तो मिला हुआ है, ठीक है ना। तो भले हो सकता है कि कुछ गिरावट आई हो तो एजुकेशन कुछ कम हो गई, लेकिन ये तो है कि भाई एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है इससे कि यहां पर कुछ एजुकेटेड लोग तो हैं, एजुकेटेड महिलाएं तो हैं। लेकिन फिर दूसरी बात निकल के आती है कि पोजीशन कैसे डाउन हुआ, यहां जितना सम्मान था यहां नहीं है। तो ये कहते हैं कि भाई अगर तुम ज्यादा बोलोगे, देख रहे हैं कि हावी हो रही है, तो उनको डांट कर चुप करा देते हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं के पोजीशन में गिरावट का संकेत भी है और एक तरह से एक अच्छी बात भी निकल के आ रही है, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो ये कहीं आ जाए कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद कहां पे है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए कि अच्छा एक चीज बहुपत्नीत्व की मैं चर्चा कर रहा था ना, मेल आर पॉलीगेमस है यहाँ पर। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में ये कहा भी गया है, जान लीजिए, कि पुरुष कई पत्नियां रख सकते हैं लेकिन महिलाओं को एक से ज्यादा पति का अधिकार नहीं है। फीमेल हैज नो राइट टू हैव मोर देन वन हस्बैंड। तो ये कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको पता चलता है कि क्या है, महिलाओं की कंडीशन में गिरावट है। कुछ अच्छी बातें भी हैं, क्यों? क्योंकि सती जैसी अभी कुरीति नहीं है, पर्दा नहीं है, डाइवोर्स नहीं है, ठीक है। विदुषी महिलाएं अभी भी हैं। विदुषी महिलाओं के नाम मैं लिख देता हूं कुछ, इधर की और इधर की। आप जानते हैं कि इधर इसको मैं मिटाता हूं और लिखता हूं कुछ जो कुछ जो एजुकेटेड महिलाएं हैं इधर की, स्कॉलर जो महिलाएं हैं, वुमेन, यहां पे कई बार आ जाता है एग्जाम में कि कौन 4 ऑप्शन दे देगा इधर की महिलाओं का, 3 ऑप्शन दे देगा इधर की महिला का, 1 ऑप्शन इधर से दे देगा। पूछ देगा कि कौन जो है लेटर वैदिक पीरियड में की विदुषी महिला नहीं है, ठीक है, या स्कॉलर लेडी नहीं है। तो देखिए अब यहां पे जैसे मैंने बताया था आपको, अपाला, घोषा मैंने बता भी दिया था, घोषा, इन्हें प्रॉपर्टी राइट मिला था, ठीक है, ये मैंने बताया भी था। अपाला जो है, घोषा अनमैरिड रह गई थी अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ठीक है, शिकता, तो ये कुछ महिलाएं थी, और भी हो सकती है लेकिन मेन ये थी। उसके अलावा यहां जो है विदुषी महिलाएं, स्कॉलर वुमेन, वो है कौन कौन, तो देख लीजिए, गार्गी, ठीक है, गार्गी के बाद आपको वेदवती, उसके बाद कात्यायनी, फिर शुभला, ठीक है, काशकृत्यनी, ये देखिए कुछ विदेशी महिलाएं। आप 3 ऑप्शन इसमें से देगा, एक इसमें से देगा, कहेगा चुनिए कि कौन ये लेटर वैदिक पीरियड की स्कॉलर लेडी नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें से, या इधर से 3 ऑप्शन दे देगा, इधर से एक दे देगा, कहेगा चुनिए कि कौन लेटर वैदिक पीरियड की विदुषी महिला है। तो आपको चुनना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट, कई सवाल बना सकता है इससे,
स्टेटमेंट बना के दे सकता है, जैसे भी दे दे, ऑड मैन आउट करने के लिए दे सकता है इनसे मिला के। तो इनको आप देख लीजिएगा, और भी नाम आपकी किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ये मेन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर जो है, हाँ, महिलाओं की कंडीशन बेस्ट कंडीशन में है, यहां कुछ परिवर्तन होता है, गिरावट भी आती है, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें कंटिन्यू भी रहती हैं। सती प्रथा यहां भी नहीं था, यहां भी नहीं था, तो ये कंटिन्यू रहती है। तो इस तरह से देखा जाए कि कुछ अच्छी बातें भी हैं, पूरी तरह से गिरावट, लेकिन चूंकि सती प्रथा यहां भी नहीं था, यहां भी नहीं था, तो कंटिन्यूटी में रहती है, तो कुछ अच्छी बातें रह जाती हैं इधर की। लेकिन जैसे चाइल्ड मैरिज यहां नहीं था, यहां आ जाती है तो गिरावट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमने पूरा डिटेल देख लिया। एक दो बातें और हैं महिलाओं से अलग, जो एक दो पॉइंट है आपका एंटरटेनमेंट है और खान पान है। ठीक है, देख लीजिए जल्दी जल्दी, देखिए अब जो है एंटरटेनमेंट तो हमने एंटरटेनमेंट देखा था। हमने एंटरटेनमेंट में हमने देखा था हंटिंग। ठीक है, हंटिंग के बाद गैम्बलिंग। ठीक है, उसके बाद हंटिंग, गैम्बलिंग, देन जुआ, उसके बाद सिंगिंग, डांस। ठीक है ना, तो ये सब चीजें तो थी यहां पर, जो भी ऋग्वैदिक में मैंने पढ़ाया है, हंटिंग, गैम्बलिंग, सिंगिंग, डांस। ठीक है, तो ये सब जितनी भी चीजें थी ऋग्वैदिक की ना, सब यहां कंटिन्यू रहती है। ठीक है, कंटिन्यू। खान पान अगर देखें तो खान पान यानी कि फूड हैबिट्स, तो यहां भी क्या है, फूड हैबिट्स आपको वेज नॉन वेज दोनों है। ठीक है, और यहां जो है आपको मैं हिंदी में लिख देता हूं, नमक, सॉल्ट, ठीक है, राइस, चावल, रोटी, यानी कि रोटी जो व्हीट की रोटी होती होगी, क्योंकि यहां पर जौ था मेन, जो ये है ना जौ था, बार्ली, तो यहां पर व्हीट का कोई एक ही वैदिक पीरियड में एक ही फसल थी, एक ही अनाज था, जौ, यौ बोलते थे उसको। ठीक है, नमक, चावल, रोटी, मछली। ठीक है ना, तो इसका ज्ञान इन लोगों को नहीं था। यहां पर यहां भी ये चीज तो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, फूड हैबिट्स में वेज नॉन वेज, वेज एंड नॉन वेज, ये तो दोनों, शाकाहारी मांसाहारी। हाँ, हम जानते हैं यहाँ पे लोग खा जाते थे, मैंने बता भी दिया है, बैल, भेड़, ठीक है, और वो गोट, इसको खाते थे। हाँ, गाय को अघन्या कहा जाता था। ठीक है ना, लेकिन कई बार ऐसे कम ही देखने को मिले हैं, लेकिन हुआ है ऐसा कि कुछ विशेष कोई अतिथि आ गया तो गाय का मांस भी खिलाया गया, लेकिन ऐसे एविडेंसेस बहुत कम है। ठीक है ना, तो लेकिन जनरली गाय को अघन्या कहा जाता था, क्योंकि गाय का बहुत महत्व था ऋग्वैदिक पीरियड में। तो चीजें तो यही रहेंगी, वेज नॉन वेज, लेकिन इसमें बस ये जो चीजें है ना, नमक, चावल, रोटी, मछली, ठीक है, सॉल्ट, राइस, रोटी, यानी कि रोटी का मतलब यहां व्हीट से रख लीजिए, गेहूं से, और मछली, फिश, इसकी जानकारी अब यहां मिल गई। यहां मैंने क्रॉस कर दिया था। ठीक है, ये क्रॉस कर दिया था, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब यहां ये जानकारी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंपेयर करते हुए, ठीक है, डिटेल तो इसके बारे में हमने वहां पिछले वीडियो के से बहुत डिटेल मैंने यहां पे नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा बताते हुए इससे कंपेयर कर लिया है, ताकि आपको टोटल जानकारी हो जाए। तो ले देके हमने सारा हमने कंपैरिजन भी पढ़ लिया लेटर वैदिक पीरियड के सोसाइटी का। ठीक है, अब एक बार इसको बिठा देता हूं मैं, और एक एक पॉइंट को एक एक वर्ड में, ताकि आपको कैसे डील करना है, जब डिफरेंस सोचना हो तो आप तुरंत एक वर्ड से उसको कैच कर ले, तो वो हम कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए, तो अब जल्दी से हम
एक एक वर्ड में। यहां पर पहला पॉइंट हमने फैमिली कहा, ठीक है, फैमिली, ठीक है, पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल, ठीक है, यहां मदर साइड और फादर साइड एक साथ हैं, ठीक है, टुगेदर हैं, एक साथ। ठीक है, यहां आप फैमिली की बात कर रहे हैं, तो यहां की फैमिली अब कैसी हो गई भाई? पैट्रियार्कल तो है ही, ठीक है, यहां भी पैट्रियार्कल है, यहां भी है, और जो मदर साइड और फादर साइड, ठीक है, फैमिली ज्वाइंट है यहां पर, फैमिली यहां पर ज्वाइंट है, ठीक है, ज्वाइंट है। एक एक वर्ड में बस आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब यहां पे ये सेपरेट हो गए, कई कई जनरेशन एक साथ रह रही है, जनरेशन तो यहां भी रहेंगी, कई कई जनरेशन, ज्वाइंट फैमिली भी रहेगा, लेकिन अब जनरेशन में यहां 4-5 पीढ़ियां रह रही हैं तो 2-3 पीढ़ियां रहेंगी। अब ये सेपरेट हो गया दोनों, फादर साइड मदर साइड, ठीक है, सेपरेट हो गया। दूसरा हमने कहा था इसके बाद वर्ड, वर्ड, अब वर्ण सिस्टम यहां पे क्या था? वर्ण सिस्टम में सिंपल था, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं आपको, बेस्ड ऑन, या इंग्लिश में लिख लीजिए बेस्ड ऑन वर्क। बेस्ड ऑन वर्क को कर्म मूलक आप कह सकते हैं, कर्म मूलक बता चुका हूं, इसी वर्ड से आपको अब एक्सपेंड करना है, ठीक है। यहां वर्णा, और वर्णा जो है अब क्या हो गया? जन्म मूलक, मूलक, तो अब क्या हो गया? कास्ट सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया यहां पर, ठीक है। इतना ही से अब आपको याद करके मैंने सारा डिटेल पढ़ा दिया, अब आपको इससे एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब तीसरा जो है यहां महिलाएं, वेमेन, बेस्ट कंडीशन, ठीक है। अब यहां कंडीशन ऑफ वेमेन, गिरावट आ गई, ठीक है, डाउन हो गया, यहां पर मैंने डाउन लिख दिया, डाउन, ठीक है। उसके बाद चौथा में एंटरटेनमेंट, हाँ मैंने बता दिया सेम रहेगा यहां और यहां, हाँ, एंटरटेनमेंट, हंटिंग, शिकार, आपको उसके बाद लिख लीजिए एंटरटेनमेंट में हंटिंग, हाँ, गैम्बलिंग, उसके बाद हंटिंग, गैम्बलिंग, अच्छा, चैरियट रेसिंग आप लिख सकते हो, चैरियट रेसिंग, ठीक है, घुड़दौड़, हॉर्स रेसिंग, सारा मैं बता चुका हूं पहले। उसके बाद सिंगिंग, डांसिंग, सिंगिंग, डांस, तो ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चौथे पॉइंट में कंटिन्यू, ठीक है। और पांचवें में फूड को अगर देखें तो दोनों है वेज, नॉन वेज, ठीक है। और यहां पे मैंने बताया था, लिख दिया था, चावल, रोटी, नमक, मछली, इसकी जानकारी नहीं है, क्रॉस का मतलब जानकारी नहीं है। अब यहां पर पांचवें पॉइंट में अगर देखें तो यही रहेगा फूड
वेज, नॉन वेज, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं चावल, यहां नीचे लिख देता हूं चावल, रोटी, मछली। मेरे ख्याल से पता नहीं अब यहाँ इतना नीचे दिखाई देगा या नहीं देगा, ठीक है। ये मैं जरा ऊपर ही लिख देता हूँ, इसको ही मिटाता हूँ। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कैमरा के बारे में पता नहीं चल रहा है कैसे चल रहा है। यहाँ पे अब देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर आगे देखें तो यहीं पे फूड वाले पार्ट में ही, अगर यहीं पे मैं लिख देता हूँ चावल, रोटी, नमक, मछली। ये फूड वाले पार्ट नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा। हाँ, इसकी जानकारी नहीं है। यहां पे देखिए चावल, रोटी, इसको मैं इधर लिखता हूं, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। देखिए फूड वाले पार्ट में चावल, रोटी, नमक, मछली, इसकी जो है ये जानकारी है, ठीक है। इसकी जानकारी है, ठीक है। यहां पे चावल, रोटी, नमक, मछली की जानकारी नहीं है, वहां पे जानकारी मिल गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा कंपेयर करते हुए पढ़ लिया। आपको एक एक वर्ड उठाना है, और ये एक एक वर्ड मैंने इसलिए लिखवाया है कि सारी चीजें तो डिटेल में हमने चर्चा कर ली है। इस एक एक वर्ड से आप चीजों को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।